नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम सर्वेक्षण के एक महत्वपूर्ण अंक के बारे में, एक एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कि सर्वेक्षण में आप डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, है ना। और डेटा को कलेक्ट करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टूल है जिसको अपन कहते हैं क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली। जब सर्वे की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम प्रश्नावली मान के चलते हैं कि सर्वे में आप प्रश्नावली इस्तेमाल करने वाले हो। देखिए, सर्वेक्षण में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो सभी चीज़ होती हैं, मगर दो चीज़ें, एक तो होता है सैम्पल। आप एक यूनिवर्स में से 1000 बच्चों में से अगर आपको 100 बच्चे चुनना है, उनका सिलेक्शन करना है, तो कैसे करोगे। और इस तरह करना चाहिए कि ये 100 बच्चे आपके 1000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसका प्रतिनिधित्व कर पाएँ। तो एक तो बात ये हो गई जिसको अपन ने सैम्पलिंग में बात की है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है सर्वे में वो है कि क्वेश्चनर या प्रश्नावली। तो प्रश्नावली आप कैसे बनाएंगे, है ना। प्रश्नावली बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इस पे अपन जो है बात करने वाले हैं। केवल आज ही नहीं, आगे भी इस पे अपन बात करने वाले हैं क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रश्नावली के बारे में आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रश्नावली जब बनती है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी या कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे रिसर्च एजेंसी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जो है ना प्रश्नावली बना देती हैं। कम से कम जब आप पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, कोई सीरियस एकेडमिक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपकी जो है प्रश्नावली बनती है। और ये एक झटके में बैठकर एक बार में तैयार नहीं होती है, धीरे धीरे आप बनाते हैं, कुछ रिवाइज करते हैं। इस सवाल को कहाँ पूछना है, इस सवाल को कैसे पूछना है, और इसको क्या आपके जिन व्यक्तियों से आपको, जिस सैंपल से आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो क्या इसका मतलब सही समझेंगे, क्या उसको ऐसे ही समझेंगे जैसे आप चाहते हैं कि वो समझें। ये सब बातें समझने में आपको काफ़ी टाइम लगता है और बड़ी समझबूझ के साथ और अपने रेस्पोंडेंट्स को, जिनके बीच में आप प्रश्नावली भरवाने वाले हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको जो है प्रश्नावली बनानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके सर्वे पे आपको कितनी महारत है, कितना आपने कंटेंट को अच्छी तरह से पचा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया। ये तो कई बातें को मिलकर जो है प्रश्नावली उसका एक अंतिम स्वरूप होता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि प्रश्नावली बनने में काफ़ी टाइम लगता है। और अगर आप हिंदी में प्रश्नावली बना रहे हैं तो आपको अंग्रेज़ी का मटेरियल मिलता है। अक्सर रिसर्च एजेंसी में होता है कि पहले अंग्रेज़ी में प्रश्नावली बनती है, फिर इसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है। कहा तो कैसा जाता है कि हिंदी व प्रश्नावली को फिर किसी और से अंग्रेज़ी में अनुवाद करवा लाना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि आपने जो पहले प्रश्नावली अंग्रेज़ी में बनवाई थी और जब उसको आप फिर से हिंदी से अंग्रेज़ी में बनाते हो तो दोनों को कंपेयर करना चाहिए कि समझ में आ जाए कि ट्रांसलेशन हिंदी में जो है कितना बढ़िया हुआ है। तो कई बातें मिलकर जो है प्रश्नावली बनती है। उसमें एक महत्वपूर्ण आपको मैंने बात ये बताई कि इसमें समय काफ़ी लगता है और समय आपको देना चाहिए, और इसमें आपको समझना चाहिए कि आपके रेस्पोंडेंट्स के बारे में आपको कुछ जानकारी, अच्छी समझ होनी चाहिए, और आपके रिसर्च, आपके सर्वेक्षण के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या उसकी हाइपोथेसिस क्या है, उसके आधार पर जो है आपको अपनी प्रश्नावली बनानी चाहिए। अगर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि 3 ऑब्जेक्टिव्स में सबसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट या कॉन्सेप्ट जो है ना कौन से इस्तेमाल किए गए। अगर यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन की स्टडी है तो फिर आपको जानना चाहिए कि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन स्टडी में कौन से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और उनको कैसे ऑपरेशनलाइज किया गया है। एक तो बात होती है सिद्धांत की या कॉन्सेप्ट की या कंस्ट्रक्ट की, एक ही तरह का शब्द है ये दोनों, कॉन्सेप्ट की। और दूसरी होती है कि कॉन्सेप्ट को कैसे परिभाषित किया गया है, उसको कैसे, किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को प्रश्नावली में पूछा गया है, कैसे उस कॉन्सेप्ट का सवाल बनाया गया है, क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए आपको जो है थोड़ा फिर से टाइम लगता है। तो ये तो हो गई प्रश्नावली में के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। आज मैं आपसे सिर्फ संक्षिप्त में 2 बातों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप जब प्रश्नावली बनाते हैं तो आपके सामने ये जो है व्यवहारिक समस्या आपके सामने आएगी। इसके लिए इन 2 विषयों पे बात करने वाला हूँ। एक तो ये है कि आप क्या ओपन एंडेड सवाल पूछें या क्लोज एंडेड सवाल पूछें, है ना। जैसे ओपन एंडेड सवाल अगर आप समझते हैं तो उसमें जो है जिससे आप प्रश्नावली भरवा रहे हैं वो जो कहेगा उसको आप ऐसे नोट कर लोगे, है ना। तो उसकी समझ कितनी है, अगर ये आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हो
कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग क्या है, वो कितनी गहराई से उस सवाल का जवाब जानता है और आपको देना चाहता है। ऐसे स्थिति में आप ओपन एंडेड सवाल रख सकते हो। या फिर आपको उस समस्या के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप ये जानने में इच्छुक हो कि इसको किस तरह से लोग समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ओपन एंडेड सवाल पूछना चाहिए। जैसे समझिए आजकल पैंडेमिक का दौर चल रहा है, तो आपको ये सवाल ओपन एंडेड तरह से पूछने में ज़्यादा लाभदायक होगा इस तरह से सवाल पूछना कि भाई ये कोविड-19 क्यों, किस वजह से होता है, कौन सी परिस्थितियों में होता है। अगर ऐसे पूछेंगे तो लोग अन्य अन्य तरह की बातें करेंगे, क्योंकि अभी कुछ सुनिश्चित नहीं है। ये तो जानते हैं कि वायरस होता है, मगर ये वायरस से कैसे बचा जाता है, वायरस कैसे फैलता है, हर आदमी को होता है या इसको, तो लोग जो है इसके बारे में अलग अलग तरह से जानकारी देंगे। तो जब आपके पास किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है और इस स्थिति में आप जानना चाहते हैं कि लोग किस तरह से कोविड-19 को समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में ओपन एंडेड सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपको विभिन्न धारणाएं, विभिन्न विचार आपको आते हैं और ये आपको इससे फ़ायदा होता है। मगर इसके साथ एक दिक्कत है। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप रिसर्च में आप तय करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसके दोनों पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने एक्सपेरिमेंट्स में ये बात कही कि कोई एक्सपेरिमेंट अपने आप में जो है बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, उसके हर एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। वैसे क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो, दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, दोनों के और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या, अगर आप ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने समझिए प्रश्नावली 100, 200, 300 लोगों से भरवाई है, तो 100, 200, 300 लोग जो हैं उस प्रश्न का आपको जवाब देने वाले हैं। तो वो जवाब देंगे तो उसमें 1 या 2 लाइन या 3 लाइन बोलेंगे। तो इसका मतलब अगर आपने 200-300 लोगों से प्रश्नावली भरवाई है या 100 लोगों से भरवाई है, तो आपके पास 300 लाइन हो गई। अगर हर आदमी ने 3 लाइन दी हैं या अगर 100 रेस्पोंडेंट हैं और अगर 300 रेस्पोंडेंट है और हर व्यक्ति ने 2 या 3 लाइन बोली हैं, तो 600 से 900 लाइन है। अब आप समझिए इसकी एनालिसिस करने में, इसकी कैटेगरीज बनाने में और हर कैटेगरी को फिर एक नंबर देने में कितना समय आपका ज़ाया हो जाएगा। और अगर ये एक ही प्रश्न नहीं है ओपन एंडेड, दूसरे प्रश्न भी ओपन एंडेड, तो फिर आप देख लीजिए कितना समय लगेगा आपको इसकी एनालिसिस करने में। तो अगर आपके पास फुर्सत है, आपके पास समय की कोई भारी सीमा नहीं है, अगर आपको आराम से काम करना चाहते हैं, पीएचडी का काम तो ऐसे ही होता है, आराम से होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है आप ओपन एंडेड पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना समय है कि उसको आप सबको पढ़ें, उसको फिर आप कैटेगराइज करें और फिर कैटेगरीज को आप नंबरिंग कराएं, इत्यादि इस तरह की बातें करनी चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ ये दिक्कत नहीं होती है। क्लोज एंडेड आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन किसको कितना मत देता है। जैसे आप पूछना चाहते हैं भाई चुनाव आने वाले हैं अब 2-3 साल के बाद, तो है आप बीजेपी को वोट दोगे, आप आम आदमी को वोट दोगे, आप कांग्रेस को वोट दोगे, आप लेफ्ट पार्टी को वोट दोगे, आप समाजवादी दल को वोट दोगे या बीएसपी को वोट दोगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये जानना चाहते हो कि उनकी राय क्या है। तो इस तरह के सवालों में क्लोज एंडेड सवाल बहुत आसान है पूछना और इसकी एनालिसिस भी आपके लिए बहुत सुविधाजनक और बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपके शोध का उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर जो है आप ये पूछ सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि आपको क्लोज एंडेड पूछना है या ओपन एंडेड पूछना है। तो ये तो हो गया क्लोज एंडेड ओपन एंडेड के बारे में। दूसरी और अंतिम बात मैं आपसे ये करना चाहता था कि आप इस सवाल को डायरेक्टली पूछेंगे या इनडायरेक्टली पूछेंगे। एक डायरेक्टली सवाल का जवाब उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है कि आप पूछना चाहते हैं अभी इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है ना। तो आपने 6, 7, 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दे दिए और व्यक्ति बता देता है, किसी एक का नाम बता देता है आपको। तो ये हो गया, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो गया, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी इसमें पूछे जाते हैं। एक साधारण सा सवाल ले लीजिए, प्रश्नावली का नहीं। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आप किसी से पूछते हैं भाई ये फलाना कितनी दूर है, तो आप उसको, यह आदमी आपको 2 तरह से जवाब दे सकता है। एक तो बताया कि भाई 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है। दूसरी तरह से कुछ आदमी जो जवाब देते हैं भाई यहाँ से 10-15 मिनट दूर है। आप पैदल जा रहे हो क्या? हाँ, तो बोले 10-15 मिनट दूर है, 15 मिनट दूर है। तो आपको दूरी का अंदाज़ा समय से भी लगता है और फिर किलोमीटर या इस तरह से भी आपको लग जाता है। तो इनडायरेक्ट जवाब जब वो देता है तो आपको किस तरह से दे रहा है वो, कि समय के आधार पे दे रहा है। अभी आप पैदल जा रहे हो तो आपको 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे आपको इनडायरेक्टली। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक विशेष रूप से, क्योंकि
आज से करीब 1950 का एक बड़ा ही अच्छा सर्वेक्षण किया गया था। तो लोगों से ये पूछा गया, महिलाओं से ये बात पूछी गई, क्योंकि मानता था कि घर का सामान जो है, ग्रोसरीज जो हैं, वो महिलाएं खरीदती हैं। तो सब महिलाओं से बात की गई। उसमें एक सवाल ये पूछा गया था कि भाई क्या आप इंस्टेंट नेस्कैफ़े कॉफ़ी ख़रीदना चाहेंगे क्या। 1950 के दशक में नेस्कैफ़े एक ऐसी चीज़ थी, या शायद वो पहली चीज़ थी जब इंस्टेंटली वो बनाकर देना शुरू हो गई थी। वरना लोग जो है अलग अलग तरीके से उसके जो है बीज खरीदते थे, उसको पीसते थे, कूटते थे, दुकानों पे जाते थे, उसको फिर नेस्कैफ़े कॉफ़ी बनाते थे। तो एक रिसर्चर ने जब ये सवाल पूछा तो उसको कुछ जवाब जो है किस तरह से समझ में नहीं आया कि इंस्टेंट नेस्कैफ़े के बारे में महिलाओं का एटीट्यूड क्या है। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ बात ख़ास निकल के नहीं आ रही थी रिसर्चर के सामने। तो उसने क्या किया, फिर दूसरी तरह से वो सवाल जो है इनडायरेक्टली इसको पूछना चाहा। इनडायरेक्टली कैसे पूछा उसने कि जो कुछ महिलाओं के पास गया, उनके सामने जो है उसने पहले तो 2 लिस्ट बनाई। एक लिस्ट में उसने जो है कई घर के सामान खरीदने की चीज़ों के बारे में, जैसे साबुन, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, और फिर उसने नेस्कैफ़े इंस्टेंट कॉफ़ी के बारे में पूछा। और दूसरी जगह उसने वही लगभग लिस्ट बनाई, मगर इंस्टेंट कॉफ़ी के बजाय जिस तरह से जो आम तरह से लोग कॉफ़ी ख़रीदते थे, वो उस कॉफ़ी का ब्रांड का, जैसे मैक्सवेल कॉफ़ी का ब्रांड का नाम दे दिया। तो जब उन्होंने और फिर ये इनसे महिलाओं से, कुछ महिलाओं से एक प्रश्नावली दी, दूसरे महिलाओं से दूसरी प्रश्नावली दी, और लोगों से उन्होंने पूछा कि किस तरह की महिला जो हैं पहली शॉपिंग लिस्ट लेगी और किस तरह की महिलाएं जो हैं दूसरे शॉपिंग लिस्ट लेंगी। दूसरी महिलाओं से उसने पूछा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसको निकल के ये सामने आई कि जिन महिलाओं ने ये कहा था कि लोग जो हैं जो इंस्टेंट नेस्कैफ़े कॉफ़ी ख़रीदेंगे, वो महिलाएं बड़ी लेज़ी होंगी, क्योंकि वो हाउस कीपिंग में ज़्यादा समय नहीं देना चाहती हैं, उनकी उतनी निष्ठा नहीं है। तो देखिए ये पता चल गया कि इंस्टेंट नेस्कैफ़े ख़रीदने वाली महिलाएं जो हैं काफ़ी लेज़ी होंगी और घर के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी और बड़ी ही निष्ठुर होंगी। इस तरह की बातें जो है सर्वेक्षण के अंदर से निकल के आई थी। तो देखिए इनडायरेक्टली पूछने से, है ना, कि लोगों के सामने एक लिस्ट दे दी, एक जगह एक लिस्ट में उसने इंस्टेंट नेस्कैफ़े कॉफ़ी पूछी, दूसरे पे कुछ मैक्सवेल का नाम दे दिया। इस तरह से जो है बातें पूछकर उसने इनडायरेक्टली सवाल से लोगों की धारणाओं के और एटीट्यूड्स के बारे में पता लगाया। तो इसके सामने कभी कभी एथिकल सवाल भी आ जाता है ना। एथिकल सवाल ये हो जाता है कि क्या आप महिलाओं को ये पहले बताओगे, क्योंकि बता दोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, फिर लोग समझ जाते हैं और फिर दूसरी तरह से लोग जवाब देंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे अपन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की थी, आपको डीप ब्रीफिंग करते समय फिर ये बताना चाहिए सर्वेक्षण होने के बाद कि ये सवाल का उद्देश्य ये था और हमने इसको इसलिए पूछा था कि आप इसको पहले से कंडीशन न हो जाए एक तरह का जवाब देने के लिए। तो इस तरह से जो है आप कुछ सवालों को डायरेक्टली पूछ सकते हो, कुछ सवालों को इनडायरेक्टली पूछ सकते हो, कुछ सवालों को ओपन एंडेड पूछ सकते हो, कुछ सवालों को क्लोज एंडेड पूछ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है सवाल पूछने का, आप कितनी समझदारी और जानकारी रखते हो पहले से किसी के बारे में, और उसकी पाठक की जो या आपके सैम्पल की इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग क्या है। अगर ये 3 बातों के आधार पर आप जो है दोनों तरह के सवाल पूछ सकते हो। यहाँ अपन इस बात को रोकते हैं, कल अपन फिर कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।